सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। आज के द हिंदू में काफी कुछ है एंड बस आज के द हिंदू में एंटर करने से पहले पिछले 5-6 दिन में जो छूटा, इट्स माय गारंटी और मतलब आई एम लिटरली सॉरी कि ये चीज नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस। बट हाँ, आने वाले नेक्स्ट वीक में आई विल ट्राई, मुझे भी थोड़ा टाइम दो, आज और कल का टाइम लेकर के आई विल एक्यूमुलेट ऑल द टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इस वीक रहे थे। 6-7 टॉपिक्स ही रहेंगे बट आई मेक श्योर कि वो वीडियो आपको मंडे तक मिल जाएगा। इट्स 110% गारंटी फ्रॉम माई साइड। और आपको भी कोई डाउट हो तो प्लीज वो टॉपिक्स मुझे मैसेज करो, टेलीग्राम करो, ईमेल कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए आज का द हिंदू स्टार्ट करते हैं। आज में बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। इफ यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज इट देन इट इज परफेक्टली फाइन। नहीं है तो हम है ही उस चीज के लिए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज 70 किल्ड इन उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट। ये तो 70 इज अ वेरी शॉर्ट नंबर, तो यहाँ पे 70 नहीं है, इट इज मोर देन 150 और 200 अराउंड पीपल हु किल्ड इन द उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट। तो ट्रेन एक्सीडेंट्स का बेसिक रीजन जानने की कोशिश करेंगे अब कि एग्जैक्टली क्या क्या मेजर रीजंस होते हैं, क्या क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं इससे रिलेटेड। तो इन दो चीजों पे मेजर हम फोकस करेंगे, गवर्नमेंट पॉलिसी, इंडियन रेलवे एंड ट्रेन एक्सीडेंट। ये तीन चीज पे फोकस करेंगी, क्या क्या गवर्नमेंट करती है इसको रिलेटेड, ट्रेन के एस्पेक्ट्स, इन ट्रेन के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, पहली रेलवे लाइन ये सब बनाने की कोशिश करेंगे। ये जो भी इंसिडेंट था वो बहुत दुखदाई था बट क्या कर सकते हैं। बट हाँ, एक ये चीज है कि इट इज द गवर्नमेंट्स ड्यूटी दैट दे शुड बी टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग कि इस तरह का ट्रेन कोलिजन या फिर डीरेलमेंट ना हो, डीरेलमेंट बिल्कुल ना हो और कोलिजन ना हो, तो ये गवर्नमेंट इंश्योर करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है बीजिंग सॉरी बिगिन टॉक्स विद द रेसलर्स और फेस एजुटेशन ऑन 9th जून, खाप लीडर्स वार्न सेंटर्स। देखो रिसेंटली कुछ हफ्तों में, लास्ट इसी हफ्ते में एग्जैक्टली पूरा हफ्ता ही ये इशू चला और वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, वर्ल्ड या फिर वर्ल्ड रेसलिंग बॉडी ने भी इस चीज को कंडेम किया कि भाई आप जो रेसलर्स के साथ कर रहे हो, और इसके अंदर जो भी एफआईआर दर्ज हुई है अगेंस्ट द मिनिस्टर, तो वो सब नॉन अवेलेबल होने चाहिए थे एंड जो भी एफआईआर के अंदर सेक्शन है उसके अंदर अरेस्ट हो गया होना चाहिए था अभी तक, बट नहीं हुआ। क्या कर सकते हैं, इट्स कॉल्ड, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज अ मसल पावर। कि आप रैली कर रहे हैं, आप फ्री, आप बोल रहे हैं हर जगह जाके कि अगर मेरी गलती हुई तो मुझे लटका देना, ठीक है सर, तो आप इस्तीफा दे दीजिए ना, आप इस्तीफा दे दीजिए, आप इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करिए, क्योंकि जब आप पावर में हैं तो आप इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करेंगे। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, ठीक है। एक लीगल मैगजीम होता है, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट सीम्स टू बी डन, ठीक है। जस्टिस केवल हो जाना काफी नहीं होता है, दिखना चाहिए कि जस्टिस हुआ है, ठीक है। लाइक सपोज कि इफ आई एम जजिंग समथिंग एंड वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड इज द अक्यूज्ड इन दैट केस एंड इफ आई डू दिस, तो वो कभी लगेगा नहीं। अगर वो जस्टिस कर भी दिया ना मैंने कि हाँ वो लायबल है, नॉट लायबल, ये हो भी गया, फिर भी इट विल नॉट सीम्ड कि जस्टिस हुआ है। सेम इन दिस केस कि ब्रिजभूषण साहब को अभी तक रिजाइन कर देना चाहिए था, क्योंकि व्हेन यू आर इन पावर इट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल टू द जनरल पब्लिक और इवन टू द अथॉरिटीज की वो जस्टिस हुई है वहां पे, ठीक है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को भी सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लेना चाहिए था अभी तक कि हाँ भाई आप अपने पोजीशन से इस्तीफा दीजिए, आप कर सकते थे ऐसा, लेकिन आपने नहीं किया अभी तक, ठीक है। आप मसल पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड देयर आर सो मेनी इश्यूज। जिन लोगों को भी लगता है कि भाई ये नहीं करेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे तो क्या दिक्कत है, ये अपना आराम से कर तो सकते हैं, सपोर्ट भी तो कर रहे हैं, नहीं, सपोर्ट शुड नॉट ओनली बी डन, इट सीम्स टू बी डन जस्ट लाइक द जस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड एज कार्बन प्रॉब्लम। ये काफी पुराना टॉपिक भी है, इस पे थोड़ा बहुत देखेंगे, WTO को रिलेट करेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा बहुत गैट के बारे में पढ़ेंगे, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, प्लस जब ये दोनों हो जाएगा तो इनके साथ हम पढ़ेंगे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो थोड़ा बहुत EU भी घूम लेंगे, ठीक है। यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन काउंसिल, चार्ल्स माइकल एंड उर्सुला वॉन देयर, ठीक है, इनकी हेड है, तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा होगा। नेक्स्ट इज IRDAI जो 1999 में बनी थी, इंश्योरेंस पुश इन रूरल एरियाज विद बीमा वाहक। 3 तरह का बीमा है, उन सबको देखेंगे। इंडिया रिमेन्स कमिटेड टू एंश्योर रिटर्न ऑफ अरिहा शाह टू हर पेरेंट्स वर्सेस गवर्नमेंट फ्रॉम जर्मनी, ठीक है। अरिहा शाह का केस है, बहुत कम लोग जानते हैं इस केस के बारे में।
काफी पुराना केस भी है, 2021-20 का केस है, तो इसको देखने की कोशिश करेंगे। आरिया शाह के केस में एग्जैक्टली हुआ क्या, क्या है इंडिया या कारा पॉलिसी, क्या है एग्जैक्टली ये केस, क्या है वो बच्ची का केस जिसको इंडिया लाने की बात हो रही है, क्या है एडॉप्शन। तो ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपको लीगल प्लस सीए दोनों का टॉपिक बनता है, तो प्लीज इस तरीके से देखना, इसको सिंपल सिंपल सीधा सीधा हवाबाजी में मत मारना, ठीक है। आई होप कि एक टॉपिक का ओवरव्यू मिल गया होगा। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं अपना टॉपिक। चलिए, 70 किल्ड इन उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट। तो ये कवच, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कवच नाम का ऐप लॉन्च किया जिससे पूरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सकता है। इसको द हिंदू ने भी मेंशन किया कि जब भी ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं कवच की बात होती है कि कवच आपका क्या कर रहा है, अभी तक हुआ है या नहीं है। अभी रिसेंट डेटा जो कुछ देर पहले ही आई जस्ट सॉ ऑन द हिंदू वेबसाइट एंड इट इज कि जो कवच है उसका टोटल आरकेएम है 1465, ठीक है। वर्क डन है 867 एंड बैलेंस इज 598, ठीक है। तो ये है कवच का करंट डेटा। कवच है क्या? कवच इज अ इंडिजीनियस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। इंडिजीनियसली बिल्ट है मतलब इंडिया में बिल्ट है और डीआरडीओ इसमें शामिल है। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है कवच फॉर एनहांसिंग सेफ्टी फॉर रनिंग ट्रेन्स डेवलप्ड बाय इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज जो ट्रेन बना रहा है उसके सेफ्टी रनिंग के लिए कवच एक लॉन्च किया गया, और ये कवच जो इंडिजीनियस है वो ऑटोमेटिक है, वो जीपीएस वगैरह से ये कंट्रोल करते हैं। अनाउंस्ड इन 2022 यूनियन बजट, मतलब कवच जो है, वैसे भी नोट बना सकते हैं, कवच जो है वो एटीपी है और ये लॉन्च हुआ 2022 के यूनियन बजट में, ठीक है। और ये आत्मनिर्भर भारत ऑब्वियसली इंडिजीनियस है। तो इन एडिशन टू ट्रायल सेक्शन 250 किलोमीटर प्रेजेंट कवच इज इम्प्लीमेंटेशन 200 रूट्स किलोमीटर। मैंने आपको जस्ट बताया, वो डेटा मैंने रीड करके बताया है, और जिन लोगों ने नहीं सुना थोड़ा सा पीछे जाना, डेटा पता चल जाए, ठीक है। क्योंकि ये रिकॉर्डेड है तो इसमें बार बार एक ही चीज को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। चलिए, मोर देन 350 इंजर्ड है। देखो अभी आ गया ना रियल डेटा, अभी ये रिसेंट है। रेलवे मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया था कवच सिस्टम इन 2022 बजट। ये एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड है जो कि रेल एक्सीडेंट्स को रोकता है और ट्राई करता है कि सक्सेसफुल ट्रेन रनिंग हो पाए। कवच है क्या? इट इज अ टेक्नोलॉजिकली डिजाइंड टू ब्रिंग ट्रेन टू हॉल्ट ऑटोमेटिक व्हेन इट नोटिसेस अनदर ट्रेन। देखो जैसे ही मान लो कि एक ये ट्रैक पे ट्रेन चल रही है, ट्रैक भी जानेंगे क्या होता है, ट्रेन चल रही है और इधर से कोई एक ट्रेन आ रही है, इसको थोड़ी ना पता होगा कि अगर 10 किलोमीटर दूर कोई ट्रेन है तो अगर मान लो कोई मैनुअल डिफेक्ट हो जाता है, कोई टेक्नोलॉजिकल फॉल्ट हो जाता है जिससे इंफॉर्मेशन यहाँ तक पास ऑन नहीं की गई, ना ही इसको पास की गई, तो एटीसी यहाँ पर बता देगा, एटीपी बता देगा कि भाई देयर इज अ ट्रेन 5 किलोमीटर प्लीज स्टॉप, ठीक है। ये चीज नहीं हो पाई यहाँ पर, ठीक है। इट इज अ टेक्नोलॉजी डिजाइन ब्रिंग ट्रेन टू अ हॉल्ट ऑटोमेटिकली, वो ऑटोमेटिकली हॉल्ट कर देगा कि रुक जाओ भाई अभी मत जाना, आगे ट्रेन है। इट इंडियाज वेरी ओन ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम है, ये 2012 से बना रहे हैं। ये ट्रेन कोलिजन एवोइडेंस सिस्टम, ये पहला से टीसीएएस के नाम से चल रहा था, कवच और आर्मर विच गॉट रीक्रिस्टेंड टू कवच। मतलब अगर आपसे पूछे कि जो ओरिजिनल स्कीम थी वो थी ट्रेन कोलिजन एवोइडेंस सिस्टम, ठीक है, और मोदी जी ने नाम चेंज किया इसका और कर दिया कवच या फिर आर्मर, ठीक है। ट्रेन कोलिजन एवोइडेंस सिस्टम का ही दूसरा नाम है कवच, और कवच जो है वो 2022 के यूनियन बजट से है, और ट्रेन कोलिजन एवोइडेंस सिस्टम 2012 का है, ठीक है। डिवाइंड बाय रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आरडीएसओ ने इन कोलैबोरेशन विद इंडियन इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये चीज इसमें लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। TCS और कवच इंक्लूड्स की एलिमेंट फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम है। ये यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम लेवल 2 इन फ्यूचर में जाएगा, अभी लेवल 4 पे ये काम कर रहा है। ऑन बोर्ड डिस्प्ले ऑफ सिग्नल एस्पेक्ट क्या है? इज हेल्प लोको पायलट चेक सिग्नल्स ऑन बोर्ड। लोको पायलट को हेल्प करता है सिग्नल्स वगैरह चेक करने में। RFID टैग्स आर प्रोवाइडेड ऑन द ट्रैक्स एंड एट स्टेशन यार्ड फॉर ईच ट्रैक एंड सिग्नल्स फॉर ट्रैक आइडेंटिफिकेशन। ट्रैक आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ताकि डीरेलमेंट ना हो पाए और ट्रैक मिक्स ना हो पाए एक दूसरे का, उसके लिए RFID है। एक बार सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो वो 5 किलोमीटर अंदर के सारे ट्रेन को क्वेश्चन कर देगा कि भाई देयर इज अ ट्रेन ऑन द ट्रैक। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी जो इस पे बनाई गई जो रेलवे एक्सीडेंट्स होते हैं उस पर एक कमेटी थी, सुदीप बंदोपाध्याय की कमेटी,
ठीक है। इन्होंने 2016 में कमेटी बनी, इस कमेटी ने भी बहुत रिकमेंडेशंस दिए और कहा कि क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं अनमैन्ड, जो बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, अनमैन्ड रीजंस हैं बहुत सारे इंडियन रेलवेज में, और जहां पर रीच नहीं है अभी तक, और कवच नीड्स टू बी एनहांस्ड। ठीक है। इंडियन रेलवे दो तरह का कोच यूज करता है। देखो, आप जनरली ट्रेन से जाते होगे तो आप कोच बोलने की आदत होती है लोगों को। कोच और बोगी में बहुत अंतर होता है। आप एसी क्लासेस होते हैं, एसी, जनरल एंड रिजर्वेशन क्लास। ठीक है। लेकिन कोचेस दो ही तरह के होते हैं, एक इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ एंड नेक्स्ट इज एलएचबी, लिंक हॉफमैन बश। ठीक है। अभी रिसेंटली लिंक हॉफमैन बश चल रहा है इंडिया में। ये जो है ये बेटर है क्योंकि स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है और इसमें शॉक ऑब्जर्वर टेक्निक्स हैं, अनलाइक द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोचेस इन इंडियन रेलवे, और ये दो बेसिकली कोचेस हैं के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आईसीएफ जो है एक स्टैंडर्ड ट्रेन कोच है यूज्ड ऑन इंडियन रेलवेज मेन रूट पैसेंजर ट्रेन्स। आईसीएफ एट पेरम्बूर चेन्नई, इंडिया हैज डेवलप्ड ए स्पेसिफिक फॉर दीज कोचेस। पेरम्बूर चेन्नई से ये बनता है। एलएचबी कोचेस की बात करें तो ये जर्मन टेक्निक से है और 160 किलोमीटर पर आवर एंड आर कैपेबल ऑफ अचीविंग अ स्पीड भी इसका मतलब 160 प्लस जा सकता है। और टिल जनवरी अभी तक 4175 लिंक हॉफमैन बश कोचेस आर प्रोड्यूस्ड टू इंश्योर कन्वीनियंट एंड फास्टर मोबिलिटी। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट कुछ फैक्ट्स बात करते हैं इंडियन रेलवेज के बारे में। तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे फर्स्ट इंडियन रेलवे बिल्ट हुआ था मुंबई से थाने 1852 और 1853 टू स्टेशन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर। 1853 में फाइनली वो एग्जीक्यूट हुआ एंड गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। फर्स्ट रेल रोड कंस्ट्रक्शन ऑफ टू इंडियंस, रेल रोड कंस्ट्रक्ट, रेल रोड पहली बार किसने बनवाया था? जगन्नाथ सुखासेठ एंड जमशेदजी जीजाबॉय। ये दो नाम याद रखना। सिलीगुड़ी एक ऐसा जंक्शन है जहां पे 3 रेलवे स्टेशन सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और वेस्ट बंगाल वाला पार्ट कनेक्ट होता है। सिलीगुड़ी टाउन, न्यू जलपाईगुड़ी एंड दार्जिलिंग, ये 3 कनेक्ट होता है और यहाँ पे सारे गॉजेस हैं। ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा होता है, डायमंड का वो बनता है इसमें। वनली स्टेशन हैविंग द 3 ट्रैक गॉजेस, ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज एंड नैरो गॉज। अभी देखेंगे गॉजेस क्या होता है। जो ट्रैक डिफरेंस होता है ना उसे गॉज कहते हैं, कहीं पे बड़ा दिखेगा कहीं पे छोटा दिखेगा, तो दिस इज द गॉजेस। ठीक है। और ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इस तरीके से डायमंड बनता है। ठीक है। तो ये कुछ ऐसा ही क्रिटिकल सा बनता है स्ट्रक्चर, तो देखना, बहुत व्लॉगर्स भी इसको कवर करते हैं। फर्स्ट लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिक ट्रेन इन इंडिया, डेक्कन क्वीन, जो कि बॉम्बे से पुणे के बीच में चली थी 1930 में। और पहला, याद रखना, पहला रेल बजट, फर्स्ट रेल बजट आया था 1925 में। ठीक है। फर्स्ट रेल बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1925। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। इंडियन रेलवे हैज द सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रीफाइड सिस्टम, और हमारा टारगेट है रशिया के बाद, और हमारा टारगेट है कि हम 2020 तक फुल्ली इलेक्ट्रीफाई कर ले। टोटल इंडिया में 17 जोन्स हैं, रेलवे जोन्स। देखो ये 17th जोन भी दिख जाएगा आपको कहीं ना कहीं पे। ये रहा 16th आपका, ये दिल्ली एनसीआर वाला हेडक्वार्टर इलाहाबाद, और ये 11th जोन है, ये रहा 17 जोन कोंकण रेलवे। तो ये सब चीजें हैं, याद रखना, थोड़ी छोटी बातें हैं। और जो करंट वाला जो इशू हुआ है वो 15 जोन है, ईसीओआर हेडक्वार्टर भुवनेश्वर। ठीक है। लॉन्गेस्ट रेलवे जोन इन इंडिया इज नॉर्दर्न रेलवे। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स इन चित्तरंजन मेक्स इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स स्टेशन पे। वाराणसी मेक्स द डीजल लोकोमोटिव एंड द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इन पेरम्बूर मेक्स द इंटीग्रल कोचेस, आईसीएफ। ये 3 बातें ना याद रखना यहाँ पर। ठीक है। क्लैट दे सकता है या कोई भी एग्जाम पूछ सकता है डायरेक्टली, ये स्टैटिक का बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। 3 इंटरनेशनल एक्सप्रेस हैं अभी, एक तो समझौता एक्सप्रेस दिल्ली से लाहौर जो अब बंद कर दी गई है, थार एक्सप्रेस जोधपुर से कराची, और मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता से ढाका, ये रिज्यूम कर दिया गया है सर्विस। चलो इन 3 इंटरनेशनल एक्सप्रेस का नाम देखते हैं। समझौता एक्सप्रेस, जिसको हम फ्रेंडशिप एक्सप्रेस भी बोलते हैं, फर्स्ट इंटरनेशनल बॉर्डर ट्रेन। किसी ने अगर एक शाहरुख खान की मूवी है अगर वो देखा होगा तो पता चल जाता हो, में गाना भी है, पल दो पल रुका ख्वाबों का कारवां, एक बार देखना, अच्छा मूवी है। बॉर्डर ट्रेन दैट रन्स बिटवीन इंडिया, दिल्ली एंड अतारी, Pakistan, Lahore was started 14 years ago. It was discontinued on Jan 2002 in the wake of terrorist attack in Parliament 2001. फिर रिज्यूम किया गया था 2004 में और फिर 2007 में बेनजीर भुट्टो के असैसिनेशन के बाद सस्पेंड कर दिया गया। थार एक्सप्रेस जोधपुर से कराची और मैत्री एक्सप्रेस ने रीस्टैब्लिश किया बांग्लादेश के साथ 2008 में आफ्टर बीइंग डिस्क्लोज 43 इयर्स इन 2017। सेकंड सर्विस स्टार्ट हुआ बंधन एक्सप्रेस वाज इनॉग्रेटेड कनेक्टिंग कोलकाता एंड बांग्लादेश सिटी ऑफ
कुल्हना, खुलना, ठीक है। तो एक बंधन एक्सप्रेस है, बंधन, मैत्री, थार एंड आपको ये मिल जाएगा ऊपर वाला समझौता, समझौता तो बंद हो गया। नाउ ये गॉजेस ने देख रहे हो रेलवे ट्रैक्स के बीच का डिफरेंस, लाइट गॉज 610 mm का होता है, नैरो गॉज 762 mm का, मीटर गॉज 1000, ब्रॉड गॉज इज 1676 mm। अब डिपेंड करता है कि किस रीजन में ट्रेन चल रहा, पहाड़ी इलाका में ब्रॉड गॉज नहीं बना सकते ना, तो वहाँ पे उस तरह के गॉजेस बनाए जाते। नाउ begin talks with wrestlers और face agitation from June 9 खाप leaders with center। तो इसमें खाप के बारे में आया है और रेसलिंग फेडरेशन के बारे में आया है, तो इन दो टॉपिक्स को हम इसमें कवर करेंगे, प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस इसमें बहुत है, तो उसको अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे। खाप्स होते क्या है? खाप पंचायत, साका वर्ड है खत्र, ठीक है, खत्राप, विच रेफर्स टू द एरिया इनहेबिटेड बाय द स्पेसिफिक क्लैन, और ये फर्स्ट टाइम ये टर्म यूज किया गया था जोधपुर के 1890 के सेंसस में, ठीक है। खाप पंचायत क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल क्लैन के, ठीक है, वही वहां पे जस्टिस करते हैं, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल डिक्लेयर किया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि दीज आर दी कंगारू कोर्ट्स, ठीक है, क्योंकि इनका कोई लीगल बाइंडिंग नहीं, लीगल बैकिंग नहीं होता, और ऑनर किलिंग भी बहुत ज्यादा देखा गया। खाप पंचायत इज द ट्रेडिशनल असेंबली ऑफ एल्डर्स, बड़े लोग होते थे, बड़े बुजुर्ग, एंड सेट्स ऑल द रूल्स एंड एडिशन डिस्प्यूट्स फॉर अ स्पेसिफिक एरिया जनरली कंप्राइजिंग वन और मोर विलेजेस। दीज खाप्स आर ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द कास्ट एंड ज्योग्राफी, ठीक है, इसलिए कंगारू कोड डिक्लेयर किया। इट इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, अगर आपको आता है तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है। 14th सेंचुरी नॉर्दर्न इंडिया में स्टार्ट हुआ था, ये ग्राम पंचायत का पार्ट नहीं है, यानी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बलवंत राय मेहता कमेटी या फिर अशोक मेहता कमेटी का ये पार्ट नहीं है। ये सोशल इंस्टीट्यूशंस ज्यादातर 3 स्टेट्स में है, यूपी, राजस्थान और हरियाणा। राजस्थान हरियाणा में अभी भी बहुत ज्यादा प्रिवेल करता है और इनकी इंपॉर्टेंस बहुत है, ठीक है। इनको पंचेस बोला जाता है क्योंकि 5 लोग होते हैं, 5 जरूरी नहीं कि 5 ही हो, बाकी भी लोग बैठ सकते हैं, ये जजेस होते हैं, ये बेसिकली अपने आप में ही। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसी में खाप पंचायत में एक असेंबली होता है, खाप एल्डर्स का खाप पंचायत कहा जाता है। सर्व खाप का मतलब क्या होता है? बहुत सारे अगर खाप पंचायत जुड़ गए तो उसे हम कहेंगे सर्व खाप, ठीक है। खाप पंचायत जो होता है वो 84 विलेजेस का यूनिट होता है। इंडिविजुअल विलेजेस गवर्न बाय एन इलेक्टेड काउंसिल नोन एज द पंचायत। यूनिट ऑफ 7 विलेजेस कॉल्ड एज थंबा एंड 12 थंबास फॉर्म्ड खाप कंसिस्टिंग ऑफ 84 विलेजेस। 12 थंबा, हर थंबा में 4 विलेज, तो नहीं सॉरी इट्स नॉट 4, आई थिंक इट इज अराउंड 7, इट्स 7, हर थंबा में 7 विलेजेस, तो 12 थंबा में 84 विलेजेस, आप इस तरीके से देख सकते। पंचायत, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है तो आर्टिकल 243 क्लॉज डी में डिफाइन किया गया है पंचायत। 243 बी में बताया गया कि 3 टीयर सिस्टम। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तभी ये ए बी सी डी दिख रहा है, ठीक है। और शेड्यूल कौन सा है ये आप मुझे बताएंगे, 11th है या 12th है। ये विलेज लेवल पे ग्राम, इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायती समिति, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद। इंटरमीडिएट लेवल वाला जो है वो तभी होगा जब पॉपुलेशन 20 लाख से ऊपर होगी तब, नहीं तो वो इंटरमीडिएट लेवल वाला नहीं बनाया जा सकता। नाउ वर्ल्ड रेसलिंग बॉडी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, लेकिन उससे पहले इंडिया के बारे में जानते हैं। वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, 1958 में फाउंड हुआ था, और रेसलिंग चैंपियनशिप और वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप को ये देखता है। WFI कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम 2018 में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम स्टैब्लिश किया, जैसा क्रिकेट में ये कोई भी क्रिकेटर का कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो वैसे यहाँ पर था। ग्रेड ए का जो ऑफर था वो 30 लाख रुपीज था। ग्रेड बी की अगर आप रेसलर हैं तो 20 लाख। कैटेगरी ऑफर सपोर्ट ऑफ 10 लाख रुपीज सी कैटेगरी, एंड डी कैटेगरी में 5 लाख रुपए तक का आपको सपोर्ट दिया जाएगा। नाउ यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने कंडेम किया है अभी करंट एक्ट को इंडिया को, और कहा भी है कि अगर आप इसको सॉर्ट आउट नहीं करते हैं तो हम शायद बैन कर दें आपको, ठीक है। इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है जो कि अमेच्योर रेसलिंग के लिए डील करता है, रेसलिंग एट ओलंपिक्स, और इसमें ग्रेको रोमन रेसलिंग, फ्री स्टाइल एंड ग्रैपलिंग और मेन एंड वुमेन एज वेल एज अदर्स के लिए भी इसमें जगह है। तो ये 3 स्टाइल्स होते हैं रेसलिंग के, ग्रेको रोमन रेसलिंग, फ्री स्टाइल रेसलिंग एंड ग्रैपलिंग रेसलिंग, ये 3 है। 1912 में फाउंड हुआ और ये हेडक्वार्टर है ल्यूजियाना, स्विट्जरलैंड। एंड बस आज इस पर्टिकुलर टॉपिक में इतना ही है। नाउ नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ट्रेड हैज अ कार्बन प्रॉब्लम। देखो इसमें मैंने ये डायरेक्टली ये आर्टिकल ही निकाला है, इसमें यू नीड नॉट टू गो टू द डिग डीप। देखो इंडिया जो है वो 1.8% का एक्सपोर्ट का यहाँ इशू आ रहा है। इशू क्या आ रहा है, पहले यूरोपियन यूनियन जान लो होता क्या, राइट। ईयू, जो यूरोपियन यूनियन है उसमें 27 मेंबर्स हैं टोटल, ठीक है। 20 और 7 का वो ग्रुप है,
मतलब 7 जो है वो नॉन यूरो नेशंस है और 20 जो है वो यूरो नेशंस। ठीक है, ये एक बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको। इसमें से अर्लियर ये 28 था, लेकिन एक गया था, दैट इज वॉज ब्रिटेन। ब्रिटेन, इसका भी रिसेंट ये न्यूज में था। ब्रिटेन का एक ट्रेडिंग सिस्टम है, दैट इज द नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल, आप लोगों ने सुना होगा, नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल, ये ब्रिटेन का था और ये एग्जिट हुई थी ब्रिटेन की 2020 19। ठीक है, तो इतना ये ईयू का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। और ये न्यूज में भी इसलिए आया कि रिसेंटली एक कंट्री है क्रोएशिया, उसने ज्वाइन किया यूरो नेशन ऑन 1 जैन 2023। अच्छा, ये ना इसका कॉन्सेप्ट होता है यूरो जोन का, और ये यूरो जोन का कॉन्सेप्ट आया था 1 जैन 1999। और रिसेंटली एक यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री है, दैट इज द फिनलैंड, जो कि ज्वाइन करता है नेटो। जिनको नेटो नहीं पता उनके लिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म है। 1949 में ये बॉडी बना एंड इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम है। प्लस अगर आपको थोड़ा सा और चीज देखना हो तो हु इज द करंट हेड ऑफ नेटो, जीन्स स्टॉलनबर्ग। इतनी बातें एक बेसिक आइडिया रखना है। नेक्स्ट इज अबाउट द यूरोपियन यूनियन। अभी क्या है, इसका एक कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म चल रहा है। ये आज का नहीं, पुराना ही है, 2005-7 के अराउंड उन्होंने स्टार्ट किया था। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के हिसाब से आप यूनिटरी टैक्सेशन करेंगे, कि मतलब एक साइड से टैक्सेशन लगेगा, दूसरे साइड से नहीं लगेगा। तो प्रॉब्लम क्या है कि जो इंडस्ट्रीज यहाँ पर हैं यूरोपियन यूनियन, उनको प्रॉब्लम है, उनको एक एक्स्ट्रा मीजर लेना है, लेस कार्बन एमिशन करना है, ग्रीन हाउस गैस का लेस एमिशन करना है। तो इसमें एक रोल आता है डब्ल्यूटीओ का। डब्ल्यूटीओ बना 1995। अच्छा, डब्ल्यूटीओ के पीछे बैकिंग किस किस एग्रीमेंट्स की थी, वो ऐसा नहीं था कि एक रात में आ गया था। इसके पीछे था मराकीश एग्रीमेंट एंड उरुग्वे राउंड। उरुग्वे राउंड हुआ था 1986 से 94 के बीच में, और इसी बीच में मराकीश एग्रीमेंट भी हुआ 1994 में। ठीक है, और मराकीश एक जगह है मोरक्को में, अफ्रीका में। ठीक है, उरुग्वे राउंड जो हुआ, इसके बाद ये डब्ल्यूटीओ बना। लेकिन इसके अंदर एक बात भी की गई उरुग्वे राउंड के अंदर, कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे और एसडीजीज का भी पालन करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखेंगे कुछ। तो ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स ठीक है, लेकिन डब्ल्यूटीओ का रेजीम क्या बोलता है, डब्ल्यूटीओ के ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। आई होप कि ये वाला पार्ट आप लोग को पता होगा, तो इसको आप इरेज कर सकते हैं, बिकॉज आई नीड मोर प्लेस टू राइट ऑन। ठीक है, चलो, डब्ल्यूटीओ कुछ प्रिंसिपल पे काम करता है। डब्ल्यूटीओ की बात करें तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। एक प्रिंसिपल होता है एमएफएन का स्टेटस, मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब होता है अगर आप किसी एक कंट्री को कुछ स्पेशल स्टेटस दे रहे हो, तो वो स्टेटस हर एक डब्ल्यूटीओ के मेंबर कंट्रीज को देना पड़ेगा। 193 के अराउंड कंट्रीज डब्ल्यूटीओ के मेंबर हैं। उसके बाद है नेशनल ट्रीटमेंट। नेशनल ट्रीटमेंट ही करंट न्यूज में है। नेशनल ट्रीटमेंट ये बोलता है कि द वे यू आर ट्रीटिंग योर डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द वे यू शुड बी ट्रीटिंग द इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स ऑल्सो। मतलब जो बाहर से चीजें मंगवा रहे हो उसको भी ऐसे ट्रीट करना है जैसे कि वो आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। तो वो डब्ल्यूटीओ का कहना था। करेंटली ये जो रिजीम है ये इस पे आ जाता है कि भाई जो आप अंदर वाली कंट्रीज उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के बाहर के साथ तो आप नहीं कर रहे हो, अपने वाले के साथ कर रहे हो, तो वो लोग बाहर जाएंगे ही जाएंगे। तो ये नेशनल ट्रीटमेंट की बात आ जाती है। बट हाँ, अभी भी डब्ल्यूटीओ के अंदर स्पेशली ऐसा एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई बात नहीं, मे भी आगे जाके कुछ ना कुछ डेवलपमेंट देखने को मिले। इसके आगे और भी है, टेरिफ बैरियर्स वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं, बट यू नीड नॉट टू गो दैट डीप। ठीक है, अच्छा, डब्ल्यूटीओ से पहले एक एग्रीमेंट हुआ था जिस जो पहले कंट्रोल करता था, दैट वाज द गैट, जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ्स। ठीक है, 1947 ये पहले देखता था, बट इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया वाया डब्ल्यूटीओ।
जब आप न्यूज़ पढ़ेंगे तो इसमें भी आपको वही चीज़ें मिलेंगी, डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, ईबीएम। अच्छा, ये जो पहला था एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम 2005 में लॉन्च हुआ था यू का। और उसके बाद आर्टिकल 10 ऑफ जनरल एग्रीमेंट फॉर ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड की बात करता है। आर्टिकल 20 measures taken by countries that otherwise violate GATT obligations are permitted if they fall under one of the listed policy grounds, and second, if they satisfy the requirements of the introductory clause of Article 20। आर्टिकल 20 का इंट्रोडक्टरी क्लॉज या फिर जो आपके जो बेसिक आर्गुमेंट्स है उनको अगर आप सेटिस्फाई करा पा रहे हो तभी आप छोड़ सकते हो। नाउ इंडिया रिमेन्स कमिटेड टू एंश्योर रिटर्न फॉर आर्या शाह टू हर पेरेंट्स स्ट्रेसेस गवर्नमेंट। देखो, एक बच्ची थी जर्मनी में, उसके माता पिता भी वहीं थे, एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद वो हॉस्पिटल लेके गए तो लोग वहाँ पे अथॉरिटीज ने कहा कि यू आर हैरेसिंग हर, फिर उसको उन्होंने एज अ चाइल्ड अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्ट तो क्या ही किया उन्होंने, जर्मन यूथ वेलफेयर ऑफिस ने ये जजमेंट वगैरह दिया 2021 में, दैट इज द स्टोरी, फोस्टर केयर की तरह से अडॉप्ट कर लिया। नाउ फोस्टर केयर क्या होता है? फोस्टर केयर वो होता है जब व्हेन ए माइनर चाइल्ड हैज बीन प्लेस्ड टू अ वार्ड या फिर ग्रुप होम और प्राइवेट होम ऑफ अ स्टेट सर्टिफाइड केयर गिवर, मतलब स्टेट कुछ केयर गिवर सर्टिफाई कर देते हैं, उसे हम फोस्टर केयर कहते हैं। फोस्टर केयर और एडॉप्शन में बहुत अंतर है। इंडिया में फोस्टर केयर के लेजिस्लेशन से इंप्रूव करने की नीड है। फोस्टर केयर एक्ट भी है 2016 का, बट इट नीड्स टू बी इम्प्रूव। फोस्टर केयर चाइल्ड को लीगल हेयर्स नहीं मिलता है, नहीं माना जाता, बट एडॉप्टेड चाइल्ड को माना जाता है। फोस्टर केयर में प्रॉब्लम ये है कि बच्चा अपने ओरिजिनल माँ बाप से भी मिल सकता है, दैट इज द बायोलॉजिकल मदर एंड फादर, उनसे भी मिल सकता है, फोस्टर केयर के साथ भी रह सकता है जब मन चाहे तब। एडॉप्शन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। रिवाइज्ड गाइडलाइंस ऑफ फोस्टर केयर एक्ट 2016 क्या बोलता है कि हैज बीन रिवाइज्ड इन द लिस्ट ऑफ 2015 जेजे एक्ट। The revised guidelines have added components of group foster care where a group of unrelated children are placed within a foster family or under the care of foster givers in a family like setting, ठीक है। Under the Juvenile Justice Act, orphan children are taken care in orphanage under the Women and Child Protection Welfare Department। अच्छा, एक आता है कारा, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, जो कि एडॉप्शन वगैरह प्रोसीजर देखता है। कारा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है एंड इंटर कंट्री एडॉप्शन के बारे में बात करता है। हेग कन्वेंशन भी इससे रिलेटेड है, जो कि इंटर कंट्री एडॉप्शन से डील करता है। हेग कन्वेंशन ऑन द अदर हैंड, इंटर कंट्री एडॉप्शन 1993 रेटिफाइड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2003। तो कारा 2003 में रेटिफाई हुआ और हेग कन्वेंशन भी, इससे याद रखना, क्या पता एग्जामिनर पूछ दे कि कौन सा कन्वेंशन रिलेटेड है, तो हेग कन्वेंशन। कारा प्राइमरी डील करता है एडॉप्शन ऑफ ऑर्फन, एबंडेंड एंड सरेंडर्ड चाइल्ड, इस तरह के बच्चों से डील करता है। एंड गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट एंड जेजे एक्ट को भी ये फॉलो करता है। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन इज नेसेसरी, ठीक है, एंड लिंकिंग टू कारा हैज बीन प्रोवाइडेड इन जेजे एक्ट 2015। नाउ IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इंश्योरेंस फॉर ऑल मिशन के अंदर इसकी कुछ स्कीम्स है तो उनको देखेंगे, और IRDAI 1999 में बना। इंश्योरेंस फॉर ऑल में हम डायरेक्टली पहुंचेंगे यहाँ पर, बीमा सुगम, बीमा वाहक एंड बीमा विस्तार, ये 3 डिजिटल बीमा प्लेटफॉर्म्स हैं। इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म है, बीमा इंश्योरेंस एक ही बात है। बीमा वाहक, बीमा विस्तार एंड बीमा सुगम। 24 मेंबर कमिटी 2020 में बनाया गया, 22 में बनाया गया और रिकमेंड किया गया कि भाई सभी को हम इंश्योरेंस फॉर ऑल के ऊपर फोकस करेंगे। बीमा सुगम क्या होता है? एक ऑनलाइन पोर्टल, इसमें वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल इंश्योरेंस रिलेटेड क्वेरीज, जितने भी क्वेरीज हैं आप सब यहाँ से देख सकते हो। वेब एग्रीगेटर्स, ब्रोकर्स, इंश्योरेंस सब आपको यहीं पे मिल जाएंगे। ई इंश्योरेंस अकाउंट। नाउ बीमा वाहक, इंश्योरेंस प्रोड्यूस टू रीच द लास्ट माइल ईच ग्राम पंचायत, मतलब रूरल एरियाज में भी इंश्योरेंस को पहुंचाना है। It will be women-centric insurance distribution channel which will foster greater trust and building awareness about insurance product in the rural areas। women को अगर आप टारगेट करते हैं रूरल एरियाज में तो आप बहुत मेजर ग्रुप को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि SHGs मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी वहां देखने को मिलते हैं। बीमा विस्तार, सोशल सेफ्टी नेट प्रोडक्ट टारगेटिंग द अनटैप्ड जियोग्राफीज ऑफ द कंट्री एंड विल बी अवेलेबल ऑन बीमा सुगम। जो भी ऐसे हैं जो अनटैप्ड है या अनटच्ड ज्योग्राफी है इंडिया की, वहां के लिए बीमा विस्तार। ऑब्जेक्टिव क्या है? अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव कवर ऑफ बीमा फॉर रूरल एंड नेचुरल डिजास्टर सच एज फ्लड्स, अर्थक्वेक, ऐसे कुछ होता है अगर, उनके लिए बीमा विस्तार। बोथ बीमा वाहक एंड बीमा विस्तार टुगेदर विल हेल्प एक्सप्लोर हाउ इंश्योरेंस कैन बी इंक्रीज्ड इन सेमी अर्बन, रूरल एंड विलेजेस एरिया, तो साथ मिलकर। Now what not to be missed में है इंडिगो टू फ्लाई टू बाकू, तिबिलिसी एंड नैरोबी इन द इंटरनेशनल पुश, तो ये एक बार पढ़ लेना। क्रिटिकल जंक्चर इन मणिपुर, गुड एंड बैड, ये गुड एंड बैड आपको AI पे रिलेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो चैट GPT खुद से काम करता है ना उसके ऊपर। नाउ क्वेश्चन है SCO मणिपुर ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? यूनियन पीपल्स फ्रंट इज द आंसर। नाउ ब्रिजभूषण शरण सिंह इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कहाँ से है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? ये किसरगढ़ से, ठीक है, किसरगंज।
फिर उसके इनविच सिटी एज द C+C5 समिट, जो कि इसके चाइना सेंट्रल एशियन समिट के साथ ही हुआ, ये जियान में हुआ था बेसिकली। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सपोज्ड टू हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ लिथियम, ये लिथियम का आया ही था अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले एक आर्टिकल। बोलीविया इज द आंसर, ABC इज द प्लेस जहां पर सबसे ज्यादा लिथियम रिजर्व है, साउथ अमेरिका में जगह है, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली, इसे हम लिथियम ट्रायंगल भी बोलते हैं। साथ साथ पढ़ा करो इन सब चीजों को, ये नहीं कि अकेले डाइवोर्स करके एक टॉपिक पढ़ लिया और काम हो गया, राइट? If you have any doubt, you can mention in the comment section, and it's my promise, and I'll complete it by Monday. I'll try to cover most of the important topics that have been left by this week. Thank you. That's all from my side.